गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों आज हमने ES2 करना है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो हम बात करते हैं जरा इन्वेंट्रीज की। उससे पहले एक छोटी सी बात करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंट्री एंड स्टॉक। बहुत से लोग समझते हैं इन्वेंट्री और स्टॉक दोनों एक ही चीज है। बच्चे दोनों एक चीज नहीं है, इन्वेंट्री और स्टॉक में एक छोटा सा डिफरेंस है। स्टॉक उन गुड्स को कहा जाता है जिनमें हम ट्रेडिंग करते हैं, जिन्हें हम सेल करते हैं। मींस अगर हम एक ट्रेडर की बात करें तो उसके जो ट्रेडिंग गुड्स है दीज आर द स्टॉक। और अगर हम मैन्युफैक्चरर की बात करें तो फिनिश गुड्स उसके लिए स्टॉक है जिसे वो सेल कर रहा है। लेकिन अगर हम इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री के अंदर बच्चों रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स ये तीनों आते हैं, प्लस लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। ये स्टॉक नहीं है। प्लस कोई सर्विस प्रोवाइडर है या कोई अनदर बिजनेसमैन, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर कुछ भी हो सकता है, उसके पास स्टेशनरी की भी इन्वेंट्री हो सकती है। स्टेशनरी इज नॉट ए स्टॉक, क्योंकि स्टेशनरी को आप सेल आउट नहीं करते, उसे आप अपने बिजनेस में यूज करते हैं। अब जैसे सर्विस प्रोवाइडर है, हम लोग हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हमारे पास स्टेशनरी की इन्वेंट्री है। अब वो स्टेशनरी को हम कंज्यूम कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग है, जो हमारी आउटपुट सर्विस है उसके पर्पस के लिए हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो स्टेशनरी का जो स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास, उसे भी हम इन्वेंट्री, हमारी जो बिजनेस लैंग्वेज है या जो हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, लॉ की लैंग्वेज है, उसमें उसे भी इन्वेंट्री बोलते हैं। हम कॉमन लैंग्वेज में उसे स्टॉक जरूर बोल सकते हैं, बट वो नॉर्मली हमारा स्टॉक नहीं है। नॉर्मली स्टॉक क्या होता है बच्चों, हमारा स्टॉक सिर्फ वही है जिसे हम सेल आउट करते हैं। और इन्वेंट्री एक वाइड टर्म है जो स्टॉक को कवर करती है, जो स्टॉक को इंक्लूड करती है अपने अंदर। स्टॉक एक बहुत छोटी टर्म है, नैरो टर्म है इन्वेंट्री के सामने। क्लियर है बच्चा। चलो हम बात करते हैं इन्वेंट्री की। बेसिकली हमारे पास यहाँ 4 तरह की इन्वेंट्री है। हमारे पास यहाँ 4 तरह की इन्वेंट्री है जिस पर स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है। हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर, अभी हम इन्हें देखते हैं जरा। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ बिजनेस हम इन्हें देखते हैं। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरर की, हम यहाँ 2 नेचर में बांट रहे हैं अपने बिजनेस को, एक मैन्युफैक्चरर एंड सेकंड ट्रेडर। अगर हम मैन्युफैक्चरर की बच्चों यहाँ बात करें तो मैन्युफैक्चरर के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर की इन्वेंट्री का पार्ट है, WIP मैन्युफैक्चरर की इन्वेंट्री का पार्ट है, फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरर की इन्वेंट्री का पार्ट है, लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरर की इन्वेंट्री का पार्ट है। बट ट्रेडर के लिए जस्ट एंड जस्ट ओनली ट्रेडेड गुड्स ही उसकी इन्वेंट्री का पार्ट है। मींस अगर आप इसे फिनिश गुड्स भी बोल सकते हैं, उसके ट्रेडेड गुड्स उसके लिए फिनिश गुड्स ही हैं। वो तो उन्हीं में डील कर रहा है, उसके लिए वही फिनिश गुड्स हैं। क्लियर है जी। नॉर्मली हम लोग की लैंग्वेज में ट्रेडेड गुड्स बोलते हैं। मैन्युफैक्चरर के लिए अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरर के लिए तो रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, लूज टूल्स एंड स्पेयर्स। इसके ऊपर कुछ अमेंडमेंट आई थी जिसके बारे में मैं अभी आपको नीचे दिखवाता हूं। लॉ की लैंग्वेज कहती है कि मैन्युफैक्चरर के लिए के पास 4 तरह के गुड्स हैं। मैन्युफैक्चरर के लिए 4 तरह की इन्वेंट्री है। सबसे पहली कहता है ऐसी इन्वेंट्री जो हम क्या करते हैं, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। कहते हैं इन्वेंट्री विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। सेकंड कहता है इन्वेंट्री अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स, जो अभी फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन में अंडर प्रोसेस है, अभी कंप्लीट नहीं हुई, ना तो रॉ मटेरियल है ना ही फिनिश गुड्स है। थर्ड कहता है इन्वेंट्री सोल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये 3 तरह की इन्वेंट्रीज ने एक्सप्लेनेशन दी। पहली क्या है जी, इन्वेंट्री, अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो ये रॉ मटेरियल है जी इन्वेंट्री
in the production of फिनिश गुड्स। और अगर हम वर्किंग प्रोग्रेस की बात करें तो ये कहता है इन्वेंट्री अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। और अगर फिनिश गुड्स की बात करें तो ये कहता है कि फिनिश गुड्स कहता है कि इसके लिए इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री सोल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये कहता है कि चार तरह की इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरर के लिए है। लो इस लैंग्वेज को बोलता है, लो कहीं भी रॉ मटेरियल WIP या फिनिश गुड्स की बात नहीं करता, लो तो इसी लैंग्वेज में बोलता है। वो तो हम इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि ये रॉ मटेरियल है एंड ये WIP है और ये हमारे फिनिश गुड्स है। फोर्थ इन्वेंट्री जो हमारा लो बोलता है वो बोलता है लूज टूल्स। लूज टूल्स के बारे में छोटी सी एक बात करते हैं। लूज टूल्स बेसिकली AS2 में कहाँ कवर होते हैं, ये हमने स्टार लगाया है, ये स्टार लगा के मैं लूज टूल्स को यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। आप लोग इसी के नीचे लिख लेना, इसके नीचे जगह कम है इसलिए मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, यहाँ स्पेस मुझे अच्छा मिल जाएगा। लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट, इसके बारे में आप लोगों ने अगर AS10 पढ़ा है तो वहां पर भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। अगर आपने AS10 पढ़ा है तो वहां पर भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स के बारे में। नहीं पढ़ा तो AS10 जब हम पढ़ेंगे तो आप तब इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो लूज टूल्स एंड स्पेयर्स की बात क्या कहते हैं, पहले सिर्फ इन्वेंट्री होता था, पहले सिर्फ इन्वेंट्री होता था। जब से हमारा AS10 अमेंड हुआ है वो इंडेक्स के जैसा कर दिया गया, इंडेक्स 16 के जैसा कर दिया गया बिल्कुल से, तब से इसमें भी चेंज करना पड़ा। ये लूज टूल्स AS10 जो है हमारा जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का है, वो एक बात बोलता है जी, वो किसी भी पर्टिकुलर एसेट की डेफिनेशन नहीं देता, वो सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन देता है। वो कहता है जी अगर कोई भी एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जो हमने डेफिनेशन दी, अगर इस डेफिनेशन में फॉलो आउट करती है तो वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, चाहे वो लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स ही क्यों ना हो। तो इसीलिए हमारी यहाँ इंटरप्रिटेशन चेंज हो गई जी। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हो गई जी, AS10 बोलता है कि इफ लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स भी क्यों ना हो, इट क्वालिफाइज या इफ इट कवर्स अंडर AS10। अगर ये AS10 में कवर हो गई तो बच्चों ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। मतलब अगर ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन में आ गई तो ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। ये इन्वेंट्री नहीं है आपकी, ये आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के हेड में दिखाओगे या आप जनरल लैंग्वेज में जिसे फिक्स एसेट्स बोलते हैं आप उसके हेड में दिखाओगे, इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, वो जैसे भी मैनेजमेंट का एस्टिमेट होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर कहता है कि इफ it does not cover under AS10, AS10 में अगर ये कवर नहीं होती तो ये इन्वेंट्री है जी, मींस AS2 में आपकी कवर हो जाएगी। अगर ये AS10 में कवर हो गई स्पेसिफिकली, दैट मींस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन में कवर हो गई तो ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है आपकी। अगर उसकी डेफिनेशन में कवर नहीं होती तो AS2 में इन्वेंट्री है आपकी। दैट मींस इन्वेंट्री तो एक जनरल टर्म है हमारी लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स के लिए, और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट स्पेसिफिक है जिसकी डेफिनेशन हम चेक करेंगे। जो स्पेसिफिक लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन में आ गए वो तो वहां कवर हो जाएंगे, जो स्पेसिफिक वहां डेफिनेशन में नहीं आए वो हम सारे के सारे इन्वेंट्री में क्वालिफाई कर देंगे। ये बच्चों हमारी इंटरप्रिटेशन थी। इसे 1 मिनट के लिए फटाफट से देख लें आप, मैं इसे रब कर देता हूँ फिर हम आगे चलते हैं जरा।
लो बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने टॉपिक, जो हमारा मेन टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इसमें मैं एक चार्ट आप लोगों को बनवाऊंगा, एक डायग्राम टाइप बनवाऊंगा, फ्लो चार्ट टाइप। इसमें पूरा चैप्टर लगभग कवर हो जाएगा। जो पूरे चैप्टर की मेन बेसिक थीम है, जिस पर आपको मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपका लगभग यहाँ कवर हो जाएगा। क्योंकि इसमें AS2 के अंदर कुछ बेसिक्स टर्म्स भी है, जैसे कॉस्ट फॉर्मूलाज, FIFO, LIFO, वेटेड एवरेज, उसके बारे में IPCC में बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि वो आपके फाउंडेशन के इन्वेंट्री के चैप्टर में काफी डिटेल में कवर था और वहाँ अच्छे से उसमें पूछा गया था। बट वो AS का पार्ट है, तो हम उसे कवर जरूर करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, अब हम इसकी बात करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज ये कहता है कि दो तरह पार्ट्स में हम इन्वेंट्रीज को अपनी बांटते हैं। एक तो हम बांटते हैं जी रॉ मटेरियल, सेकंड में हम बांट रहे हैं WIP एंड फिनिश गुड्स। इसने एक तो उठाया कि रॉ मटेरियल, कहता है कि ये तो ऑलवेज कॉस्ट पर होगा, इसे तो आप हमेशा कॉस्ट पर वैल्यू करेंगे। इसकी कुछ एक्सेप्शन है, मैं स्टार बना रहा हूं, नीचे स्टार डालकर मैं इसकी एक्सेप्शन आप लोगों को अभी क्लियर कर दूंगा। WIP एंड फिनिश गुड्स, इसके बारे में क्या कह रहा है जी? ये कहता है कि ये होंगे एट कॉस्ट और NRV whichever is lower। कहता है कि कॉस्ट और NRV whichever is lower। ये WIP और हमारे फिनिश गुड्स किस पर होंगे? कॉस्ट और NRV whichever is lower। बच्चे ऐसा क्यों बोलता है? ये हमें तो पता है, हमने फाउंडेशन में भी पढ़ा था, सब स्कूल में भी पढ़ा था कि इन्वेंट्री को कॉस्ट और NRV whichever is lower पर वैल्यू करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हमारा जो ICA का स्टडी मैट बोल रहा है, वो कहता है कि WIP फिनिश गुड्स को कॉस्ट और NRV whichever is lower और रॉ मटेरियल को कॉस्ट। वो इसलिए बच्चों क्योंकि रॉ मटेरियल को हमें सेल आउट नहीं करना, उसकी NRV हमारे लिए कोई बेसिस रखती ही नहीं है, उसकी NRV हमारे लिए कोई मीनिंग ही नहीं रखती है। हमें रॉ मटेरियल को सिर्फ और सिर्फ यूज्ड करना है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। WIP और फिनिश गुड्स में भी बेसिकली WIP को इसने यहाँ कवर किया है। WIP को नॉर्मली हम कॉस्ट पर ही लेते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा WIP यहाँ कवर होता है बच्चों। लेकिन आपके ICA का स्टडी मैट इस पर बोलता है, तो आप इस पर ही करें। हमारा ASBC पे कहता है WIP को नॉर्मली हम कॉस्ट पर ही लेते हैं हमेशा, हम सिर्फ फिनिश गुड्स को असेस करते हैं कॉस्ट और NRV whichever is lower। NRV का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मींस इसे सेल करके क्या रियलाइज होगा, और फिनिश गुड्स को ही हमें सेल करना है, WIP को सेल नहीं करना, इसलिए उसे कॉस्ट पर लेते थे। लेकिन थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन आज के टाइम में चेंज हो चुकी है। पहले हमारा AS2 भी WIP को कॉस्ट पर ही लेता था, लेकिन अब ये कहता है कि WIP को आप इसी अप्रोच पर लेकर चलें, क्योंकि WIP एक ऐसी स्टेज है जो हो सकता है 50, 60, 40 या 80, 90% तक फिनिश गुड्स कंप्लीट हो, 100% कंप्लीट नहीं है। तो दैट मींस इससे फिनिश गुड्स जो कंप्लीट होगा, आप सिर्फ इतना चेक करें कि आज WIP में 60 रुपीज इसकी कॉस्ट है, लेकिन चेक करें क्या फिनिश गुड्स सेल करने के बाद कितना रियलाइज होगा जी? हम कहते हैं कि फिनिश गुड्स सेल करने में 100 रुपए सेल प्राइस है फिनिश गुड्स का, 100 रुपए हम कहते हैं सेल प्राइस है फिनिश गुड्स का। और इसे कंप्लीट करने में अगर
इसे WIP को कंप्लीट करने में हमें 20 रुपीज के एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस टू कंप्लीट WIP। तो दैट मीन्स आज हमारी NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू 80 रुपीज है इसकी WIP की। कि अगर हम आज भी देखें तो ये WIP हमें 80 रुपए रियलाइज करके देगा कि इस पर हम 20 रुपए का खर्चा करें और ये 100 रुपए में मार्केट हमें बेच कर देगा, 100 रुपए में मार्केट में हमें प्राइस लाकर देगा। तो दैट मीन्स आज इसकी NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू 80 रुपीज है। तो हम चेक करेंगे कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर, तो ये कॉस्ट पर वैल्यू हो जाएगा। सेम अगर यहां हमें 50 रुपीज लगते कंप्लीट करने में, तो NRV उसकी 50 होती, तब हम इसे NRV में बुक कर देते, कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर। बच्चे ऐसा कंसेप्ट क्यों, ये क्यों कहा गया कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर? आप लोगों ने प्लस वन क्लास में बचपन में जब गली के बच्चे कंचे खेला करते थे ना, तब आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट। आप लोगों ने CA फाउंडेशन में भी वो कंसेप्ट पढ़ा है। वो कंसेप्ट था बच्चों प्रूडेंस। इसकी जड़ ही प्रूडेंस है, इसकी जड़ ही प्रूडेंस है। सर हम तो कहते हैं पूरे अकाउंट्स की जड़ ही प्रूडेंस है। इसी को खत्म कर दे, ये रोजा ही खत्म हो जाएगा हमारा अकाउंट्स करने वाला। इसी ने ही बेवजह इतना लंबा झंझट डाल रखा है। बच्चे अब ये इच्छा तो आप लोगों की इस जन्म में पूरी नहीं हो सकती, तो इसे पढ़ना ही बेटर रहेगा। प्रूडेंस, ये प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता था जी? ये कहता था कि अगर हमें लगता है कि हमारे फ्यूचर में कुछ लॉसेस होने वाले हैं या एक्सपेंसेस होने वाले हैं, तो हम उसे आज ही अपनी बुक्स में प्रोवाइड कर देंगे, उसका प्रोविजन बना देंगे। लेकिन अगर फ्यूचर की कुछ एंटिसिपेटेड इनकम्स हैं तो उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये कहता था कि फ्यूचर के एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस और लॉसेस का आज ही प्रोविजन बनाकर चले, लेकिन इनकम का नहीं। इनकम जब एक्चुअली रियलाइज होगी तभी हम उसे बुक करेंगे। तो यहां पर भी प्रूडेंस लग रहा है बच्चों। आपकी कॉस्ट 60 है, आपकी कॉस्ट 60 है, NRV 50 है। आपको दिख रहा है कि ये तो 10 रुपए का लॉस ही करवाने वाला है। 60 रुपए अभी तक इस पे इनकर हो चुके हैं, 50 और इनकर करने पड़ेंगे, 110 रुपए इनकर हो जाएंगे, लेकिन बिकेगा 100 में, तो ये 10 रुपए का लॉस ही करवाने वाला है। तो आपने क्या किया, 60 रुपए की जो कॉस्ट आपकी थी उससे आप इन्वेंट्री में 50 पे ले आए। इस बुक में तो आपकी कॉस्ट ही स्टैंड होगी 60। अगर आप आपकी बैलेंस शीट देखें तो यहाँ 60 रुपीज में स्टैंड होगी। आप -10 करके इसे 50 रुपए में वैल्यू करेंगे। 10 रुपए कहाँ से होगा? रिजर्व एंड सरप्लस, मींस आपका लॉस बुक हो जाएगा जी 10 रुपए का। आप 10 रुपए का लॉस बुक करेंगे। ये आपका प्रूडेंस कंसेप्ट ही तो बोलता है, ये सारी बात प्रूडेंस ही तो बोलता था। लेकिन यहीं पर जब आपने इसको 20 किया था और आपकी NRV 80 थी, तब उस केस में आपने इसे, अगर हम उस केस में देखें तो आपने उस केस में इसे 80 रुपए पर बुक नहीं किया। आपने ऐसा नहीं किया कि इसे बढ़ाकर मैं 80 रुपीज पर कर दूं और यहां पर 20 का प्रॉफिट बुक कर दूं। आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि प्रूडेंस कहता है कि अभी ये प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ तो ये बुक भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपने ये सब नहीं किया है। ये चीज क्लियर है बच्चों की इसके पीछे किसका हाथ है? बच्चे इसके पीछे प्रूडेंस का हाथ है। अकाउंट्स में आधे से ज्यादा कंसेप्ट के पीछे इसी का हाथ है। प्रूडेंस, मटेरियलिटी या फिर सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये 3 कंसेप्ट ऐसे हैं जिसने आधे से ज्यादा अकाउंट्स कवर करते हैं आपका। इसके अलावा तो आपका बेसिक जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, जनरल एंट्रीज हैं, वो कंसेप्ट तो है ही है। ये हमारी बात कवर थी, इसमें कोई डाउट यहां तक? इसके बाद एक बात बोली थी हमने रॉ मटेरियल की, कि रॉ मटेरियल हमेशा एट कॉस्ट होंगे। इसकी कुछ एक्सेप्शन है, मैंने बात की थी अभी आप लोगों से कि इसकी कुछ एक्सेप्शन है जी। तो वही मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने कि एक्सेप्शन क्या है जी। एक्सेप्ट सबसे पहली, इफ finished goods are sold at
बिलो कॉस्ट, पहली तो एक्सेप्शन कि अगर फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट से भी कम पर सेल किए जा रहे हैं। सेकेंड एक्सेप्शन, रॉ मटेरियल आर डैमेज्ड टू द एक्सटेंट that it is not fit for production of finished goods। ये दो एक्सेप्शन है। कहता जी अगर फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट से ही कम पर सेल हो रहे हैं, दैट मींस इसकी एनआरपी कॉस्ट से कम है फिनिश गुड्स की, और रॉ मटेरियल आर डैमेज टू द एक्सटेंट दैट इट इज नॉट फिट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। मींस दोनों ऐसे केस हैं जिन केसेस में आप इन रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड्स नहीं बनाना चाहते। दोनों ऐसे केस हैं जिन केसेस में आप इन रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड्स नहीं बनाना चाहते। चेक कर लें, अगर पहले केस में आपकी फिनिश गुड्स कॉस्ट से भी कम पर बिक रहे हैं, मींस कॉस्ट भी रियलाइज नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप फिनिश गुड्स बनाकर बेचना पसंद करोगे? क्या आप बिल्कुल भी नहीं बनाओगे फिनिश गुड्स जब आपको कॉस्ट भी रियलाइज नहीं हो रही है, लॉस इनकर करके आप बिजनेस नहीं करोगे। आप क्या करोगे इस केस में? आप कहोगे जितना रॉ मटेरियल पड़ा उठाकर बेच दे, जब कभी फिनिश गुड्स की मार्केट अप होगी तभी बनाएंगे, नहीं तो और कोई बिजनेस चेंज करते हैं, अपना बिजनेस आइडिया चेंज करते हैं या कुछ और गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जहां से प्रॉफिट हो रहा होगा। आप लॉस इनकर करके गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल जो हमारे पास पड़ा है इस फिनिश गुड्स में यूज होने के लिए उसे सेल आउट कर देंगे। और दूसरा केस हमारा कौन सा है कि रॉ मटेरियल डैमेज हो गया इस हद तक टू द एक्सटेंट दैट इट इज नॉट फिट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। मींस इस हद तक डैमेज हो चुका है कि ये फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन में आगे यूज नहीं हो सकता। और अगर ये फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन में यूज नहीं हो सकता तो आप इस रॉ मटेरियल का करोगे क्या? आप इसे उठाकर बेच दोगे क्योंकि ये डैमेज रॉ मटेरियल है। तो इन दोनों केसेस में रॉ मटेरियल को आपको सेल आउट ही करना है। तो इसकी कॉस्ट और एनआरपी व्हिचएवर इज लोअर भी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये करना ही सेल आउट है आपको। तो कॉस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है आप लोगों के लिए। आप इसे क्या करोगे? इस केसेस में कहता है कि रॉ मटेरियल को हमेशा रिप्लेसमेंट वैल्यू पे बुक किया जाएगा। किस पर? रिप्लेसमेंट वैल्यू या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्लियर है? In above two cases, raw material is valued at replacement cost। इन दो केसेस में आप रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर बुक करेंगे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर क्यों? रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है कि इन रॉ मटेरियल की जगह हम दूसरा रॉ मटेरियल कर लें या रिप्लेस कर लें तो हम इसे यूज करेंगे। ये वाला जो डैमेज वाला केस है, आप क्या करेंगे? आपको फिनिश गुड्स तो बनाने हैं तो आप क्या करेंगे? रॉ मटेरियल डैमेज है, आप इसे लेकर दूसरा जाएंगे, दैट मींस रिप्लेसमेंट के लिए जो भी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी या सीधी सीधी बात ये जिस वैल्यू पर बिक जाएगा। सेकंड कहता है कि अगर फिनिश गुड्स आपके बिलो कॉस्ट पे सेल हो रहे हैं तो आप या तो फिनिश गुड्स ही बनाना बंद कर दोगे या इनकी जगह कुछ दूसरा रॉ मटेरियल लाओगे जिसकी कॉस्ट कम होगी, जिससे आपकी फिनिश गुड्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए और आप कुछ प्रॉफिट कमा सके। तो उस केस में भी आपको रॉ मटेरियल रिप्लेस करना पड़ेगा, तो तब भी ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर ही बुक होगा जी हमारा। क्लियर है जी? कोई डाउट इसमें? चलो अब हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इधर, हमने बात की कॉस्ट और एनर्जी व्हिचएवर इज लोअर। अब बात करें इधर व्हाट इज द कॉस्ट एंड व्हाट इज द एनर्जी।
एनआरवी क्या है बच्चों? हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हमने बात की नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द एनआरवी, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, मीन सेल करने के लिए कितनी कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी, दैट इज द एनआरवी। ये आपकी एनआरवी है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। जैसे अभी हमने डब्ल्यूआईपी की निकाली थी कि 100 रुपए सेलिंग प्राइस है, 20 रुपए कॉस्ट ऑफ सेल, भी सेल करने के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी, तो बाकी बचा हुआ 80 रुपए आपकी एनआरवी हो जाएगी। क्लियर है जी? आप इसे सेलिंग एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, सेलिंग एक्सपेंस भी इस कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट होंगे। जो अगर गुड्स आपके फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड हैं या फिर फिनिश गुड्स जो आपके जिनकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है, उनके लिए भी आप एनआरवी निकालेंगे तो सेलिंग एक्सपेंस आपको लेस करने पड़ेंगे। कि अगर ये मार्केट में फिनिश गुड्स 100 रुपए का बिकता है और 5 रुपए के सेलिंग एक्सपेंस करने पड़ेंगे, तो दैट मींस नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो 95 है जो आज इन फिनिश गुड्स की है, कि आज इनसे 95 ही रियलाइज हो पाएंगे, क्योंकि 100 रियलाइज करने के लिए 5 रुपीज का एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो दैट मींस नेट तो आपकी जेब में 95 ही आने वाले हैं। अब हम बात करें कोस्ट की। कोस्ट में बच्चों हमारी 3 बातें आती हैं, 3 चीजें कोस्ट में इंक्लूड होती है। सबसे पहली तो कॉस्ट ऑफ परचेज, सेकंड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, थर्ड अदर एंसिलियरी कॉस्ट। थोड़ा सा और नीचे दे देते हैं। ये 3 चीजें बच्चे हमारी कॉस्ट में है। कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब परचेज प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज। परचेज प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ये तो हमारी है कॉस्ट ऑफ परचेज। मींस जो आपने परचेज प्राइस इनकर्ड किया प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस और ड्यूटीज, जैसे आप लोगों की इंपोर्ट ड्यूटीज है जिसका आपको क्रेडिट नहीं मिलता, रिफंड नहीं मिलता, तो वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा आपकी परचेज का। अगर हम अदर की बात करें, बाद में कन्वर्जन की बात करते हैं। अदर में कुछ ऐसी एंसिलरी कॉस्ट आती है जैसे आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस, कैरेज इनवर्ड, ये आप लोगों की कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं। फ्रेट इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन में ही कवर हो जाएगा। ये आप लोगों की भी कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं, क्योंकि आप ध्यान रहे आप इन्हें कहाँ लिखते हैं, आप इन्हें ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, और जो भी एक्सपेंस ट्रेडिंग में गया वो सारे के सारे कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा जी, ट्रेडिंग का खर्चा। सर इंश्योरेंस को तो हम पीएनएल में लिखते हैं। बच्चे अगर आपने परचेज्ड गुड्स का इंश्योरेंस एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं, कहां तक के लिए, सेलर के गोडाउन से या उसके प्लेसेस से, उसके प्रीमिसेस से हमारी फैक्ट्री तक लाने के लिए जो आपने रास्ते का इंश्योरेंस करवाया, वो आपका ट्रेडिंग का खर्चा है, परचेज की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, परचेज गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। जो आपने अपने गोडाउन में रखे हुए स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया, वो आप लोगों का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। लेकिन जो
आपने परचेज गुड्स को अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए इंश्योरेंस इनकर किया, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, वो आपका ट्रेडिंग का एक्सपेंस है, P&L का नहीं है। नॉर्मली हमें इंश्योरेंस बुक्स में दिया होता है, स्पेसिफिक नहीं बताया कि कौन सा होता है, तो हम उसे अपने गोडाउन वाला ही मानकर चलते हैं। तो हम उसे क्या करते हैं जी, अपने पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते हैं कि अप्रोच बेसिस पे। ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता, हम बाइफरकेट करके ही एक्सपेंस इनकर करते हैं। नेक्स्ट आता है जी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन के लिए जो आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, ये कहते हैं जी कन्वर्जन के लिए आपको बेसिकली 3 तरह की कॉस्ट होंगी जो हमारी यहाँ इनकर होंगी। पहली तो हम बात करें फिक्स ओवरहेड की, सेकेंड हम बात करें वेरिएबल ओवरहेड की, थर्ड हमारा केस होगा जी जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है बच्चों, फिनिश गुड्स को रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो आपने कॉस्ट इनकर की, दैट इज द कन्वर्जन कॉस्ट, उसे हम कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। तो ये कहता है जी 3 तरह की आप कॉस्ट इनकर करते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, ये 3 तरह। बच्चों ये हमारे पास नीचे जगह कम थी तो इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया, टॉपिक यहाँ कंटिन्यू कर देंगे हम, आप उसी को आगे अपने रजिस्टर में या अपने नोट्स में कंटिन्यू कर लेना, नीचे खत्म नहीं होने वाला था थोड़ी सी जगह में, इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया। कन्वर्जन कॉस्ट की हम बात कर रहे थे। कन्वर्जन कॉस्ट हमारे पास यहाँ 3 तरह की है कि फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। इसके अलावा एक लेबर भी होती है, तो उसे मैं यही कवर कर रहा हूँ क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। तो आप भी लेबर को इसके साथ लिख लें, जिसे आप अपनी बुक्स में एक्सपेंसेस को वेजेस भी कहते हैं, क्योंकि लेबर को जो हम पे करते हैं उस एक्सपेंस का नाम वेजेस है। ये हमारे पास 3 तरह के बेसिकली कन्वर्जन कॉस्ट है। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या है, ऐसी कॉस्ट जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए इनकर करनी पड़ती है। तो हमारे पास यहाँ 3 तरह से कवर्ड होती हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जरा अपनी फिक्स्ड ओवरहेड की। फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। फिक्स्ड ओवरहेड में हमारा बेसिकली एब्सॉर्ब किया जाता है या एलोकेशन की जाती है। बच्चे यहाँ 2 बेसिस हैं फिक्स्ड ओवरहेड के, जिनके बेसिस पे हम इन्हें एलोकेट करते हैं। पहला आता है जी एक्चुअल प्रोडक्शन, सेकंड आता है जी नॉर्मल प्रोडक्शन, ये क्या है बच्चों, फिक्स ओवरहेड को नॉर्मली एलोकेट किया जाता है किस बेसिस पे, 2 बेसिस है, या तो एक्चुअल प्रोडक्शन या फिर आप इसे एक्चुअल कैपेसिटी भी कह सकते हैं, या नॉर्मल प्रोडक्शन या नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी या नॉर्मल कैपेसिटी भी आप इसे बोल सकते हैं। ये एक्चुअल प्रोडक्शन या नॉर्मल प्रोडक्शन में कब होता है, ये 2 केसेस बताता है जी। ये कहता है जी, आप नीचे इसमें स्टार लगा सकते हैं कि नॉर्मल कैपेसिटी पे कब होगा, एक्चुअल में। आप यहाँ पे एक इस वाले चार्ट में शायद 1 स्टार हम ऑलरेडी लगा चुके हैं ऊपर, इस टॉपिक में हमने लगाया था इस वाले चार्ट में, शायद रॉ मटेरियल वाले केस में ना। तो यहाँ पर हम स्टार नहीं एक प्लस लगाते हैं, प्लस यहाँ 2 प्लस लगा देते हैं। नो जी, ये कहता है जी एक्चुअल प्रोडक्शन पर कब होगा। एक्चुअल प्रोडक्शन पर आप फिक्स्ड ओवरहेड को तब एलोकेट करेंगे बच्चे, जब आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन से ज्यादा होगी। जब आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन से ज्यादा होगी, एक्चुअल प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन नॉर्मल प्रोडक्शन। सेकेंड केस आपका, आप नॉर्मल प्रोडक्शन पर कब वैल्यू करेंगे, इफ
actual production is less than normal production. Actual production is less than normal production. मीन्स सीधी सीधी बात, अगर आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है तो आप उसके बेसिस पे एलोकेट करेंगे, नॉर्मल प्रोडक्शन ज्यादा है तो उसके बेसिस पे एलोकेट करेंगे, जो आपकी ज्यादा है आप उसी के बेसिस पे एलोकेट करेंगे। इसको मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ डिटेल में समझा देता हूं। पहले इसे चार्ट को एक बार कंप्लीट कर दूं, फिर आपको इसका एग्जांपल फिक्स्ड ओवरहेड का देता हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नहीं तो चार्ट हमारा एक वेरिएबल की अगर हम बात करें जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, ये चार्ट एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं नीचे आपको इसका एग्जांपल समझा देंगे। अभी आप इसे नोट कर लें बस 2 मिनट के लिए, मैं अभी आप लोगों को इसका एग्जांपल समझाकर फिर इसे अच्छे से कवर करूंगा। वेरिएबल ओवरहेड और लेबर, बच्चे ये तो हमेशा एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पे ही होती है। एलोकेट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, ये हमेशा एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पे ही एलोकेट की जाती हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पे किस तरह से, आप लोग 1 लाख रुपए आपने वेरिएबल ओवरहेड या लेबर इनकट की और 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किए, तो आप क्या कहते हैं पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है जी 10 रुपीस। नॉर्मल कितनी कैपेसिटी थी आप देखते ही नहीं इस चीज को, आप सीधा देखते हैं टोटल कॉस्ट इनकट कितनी की डिवाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए, आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। तो आप इसी बेसिस पे इसे एलोकेट करते हैं, इसी बेसिस पे इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं और बाद में एक एक यूनिट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप इसे एलोकेट इस बेसिस पे करते हैं। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट की हम बात करें तो हमारे पास यहाँ 2 तरह के प्रोडक्ट्स की हमने बात की है जी। एक है हमारे जॉइंट प्रोडक्ट और सेकंड है हमारे बाय प्रोडक्ट। बच्चों जॉइंट प्रोडक्ट क्या होते हैं और बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं? जॉइंट प्रोडक्ट को आप मेन प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ये आपके मेन प्रोडक्ट है। मींस ऐसे प्रोडक्ट जो आपकी बनाने की इच्छा थी, मींस आपने इंटेंशनली प्रोड्यूस किए, दीज आर द जॉइंट प्रोडक्ट। लेकिन सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस में एक से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपकी इंटेंशन थी सारे गुड्स बनाने की। फॉर एग्जांपल जो आपका पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है उससे आपके कई सारे जॉइंट प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ये तीनों आपके जॉइंट प्रोडक्ट है या मेन प्रोडक्ट है। मींस पेट्रोलियम क्रूड आप खरीदते हैं, जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है, उस प्रोसेस से ये तीनों चीजें बनती है। दैट मींस ये तीनों चीजें बनाने की इंटेंशन है उनकी, इंटेंशनली वो ये तीनों गुड्स बनाते हैं। इसके अलावा एक गुड्स और ऐसा है जो इनसे बन जाता है, जो बनाने की इंटेंशन नहीं है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट नॉर्मली जो है गवर्नमेंट है, जो हमारी पेट्रोलियम कंपनीज है, वो पेट्रोलियम में क्रूड देती हैं डीजल, पेट्रोल और एलपीजी बनाने के लिए। लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसा है जो इनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो होते हैं जी पेट्रोलियम जेली, जो इनसे वेस्ट निकलता है। लेकिन वो भी मार्केटेबल है, वो भी मार्केट में सेल हो सकती है। आप लोग यूज करते हैं उसे वैसलीन या कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, वहां पे पेट्रोलियम जेली उसमें इंक्लूड होती है, आप उसके इंग्रेडिएंट्स में पढ़ सकते हैं। वो भी मार्केटेबल है, वो कंपनियां उसे भी बेच देती है। लेकिन उनकी इंटेंशन पेट्रोलियम जेली की नहीं है, वो क्रूड स्पेसिफिकली पेट्रोलियम जेली बनाने के लिए नहीं लेती, वो क्रूड लेती है पेट्रोल, डीजल और एलपीजी बनाने के लिए। वो उनका बाय प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट वो होता है जो आपकी इंटेंशन नहीं थी आपकी बनाने की, लेकिन उस प्रोसेस में वो वेस्ट बचेगा ही बचेगा और वो भी मार्केटेबल है, वो आपका बाय प्रोडक्ट है। तो पेट्रोलियम जेली उस केस में आपका बाय प्रोडक्ट है। और आप एक देसी सा सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। आप कनक पिसवाने जाते हैं आटा चक्की पर, तो कनक में से आपका आटा निकलता है, वो आटा आपका मेन प्रोडक्ट है जो आप बनाना चाह रहे थे, जो आपकी इंटेंशन थी, जो आप चक्की में पिसवाने के लिए कनक क्यों गए थे, क्योंकि आपको आटा चाहिए था। लेकिन उसमें से थोड़ा सा चोकर निकलता है जो आप लोग नहीं लेते। वैसे वो बहुत ताकतवर होता है लेकिन आप लोग नहीं लेते। वो चोकर का क्या करते हैं चक्की वाले, क्या उसे वेस्ट में गिर देते हैं, कूड़े में गिर देते हैं? नहीं जी, वो बाय प्रोडक्ट है, उनकी बनाने की इंटेंशन नहीं है, लेकिन वेस्ट निकल कर बच गया, उसे वो गौशाला वगैरह में दे देते हैं, या फिर जो हमारे डायरी वाले हैं इनको दे देते हैं, क्योंकि गाय भैंस से उसे खाती है, वो बहुत पावरफुल होता है, तो गाय भैंस से उन्हें खाती है, उनका वो भी बिक जाता है। तो वो बाय प्रोडक्ट है उनका, जिसे बनाने की इंटेंशन नहीं थी। आप लोग घर में लस्सी से मक्खन बनाते हैं,
आप लोग तो नहीं बनाते होंगे, आप लोगों के पेरेंट्स मदर ने बनाई होगी, मदर या सिस्टर जो भी बनाते हैं, तो वो आप लोगों आप देखोगे घर पे वहां पर उससे सॉरी मलाई से आप लोग मक्खन बनाते हैं। तो जब मलाई से आप मक्खन बनाते हैं तो आपकी इंटेंशन तो मक्खन बनाने की, लेकिन लास्ट में कुछ लिक्विड बच जाता है, लस्सी जिसे आप बोलते हैं, वो लस्सी आपकी बच जाती है। आप लोग उसे पीते भी हैं नमक डालकर या मीठा डालकर। बच्चों आपका मेन प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर? मक्खन। जो आपका रॉ मटेरियल था मलाई, उस रॉ मटेरियल से आप मक्खन बनाना चाह रहे थे, मेन प्रोडक्ट तो आपका मक्खन ही था, लेकिन एक बाय प्रोडक्ट बच गया लस्सी। मार्केट में वो भी बिकती है, डायरीज पर जो दूध की दुकानें हैं जहाँ से आप दूध दही पनीर देते हैं, वो लस्सी भी बिकती है, वो भी मार्केटेबल है आपकी, लेकिन वो बाय प्रोडक्ट है जो आपकी बनाने की इंटेंशन नहीं थी लेकिन बन गई। तो इस तरह से बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं, मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट के। अब देखते हैं कि इनको हमें करना कैसे है। ये कहता है कि जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट को इनको एलोकेट कैसे करें। पहली बात तो जॉइंट प्रोडक्ट मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, किस प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई ये कैसे पता है? ये कहता है जी एलोकेट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन in joint products on a reasonable basis। ये कहता है कि एक रीजनेबल बेसिस पे हम इसे एलोकेट करेंगे। रीजनेबल बेसिस क्या है बच्चों हमारा? नॉर्मली हम रीजनेबल बेसिस क्या करते हैं? ऑन सेल प्राइस। हम नॉर्मली सेल प्राइस के बेसिस पे एलोकेट कर देते हैं। इसका भी मैं अभी आप लोगों को एक एग्जांपल करवाऊंगा तो आपको उसको अच्छे से समझ आ जाएगा कि सेल प्राइस के बेसिस पे कैसे एलोकेट किया जाता है। बाय प्रोडक्ट को क्या करते हैं जी? बाय प्रोडक्ट को आप हमेशा वैल्यू करेंगे वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ या वैल्यूड एट एनआरवी। ये हमेशा आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर ही वैल्यू करेंगे, क्योंकि ये आपकी मेन प्रोडक्ट नहीं है, इसे सिर्फ आपको सेल आउट ही करना है जो आपका वेस्ट बच गया। तो इसके सिर्फ आपको जो अमाउंट रियलाइज हो रहा है बस वो अमाउंट ही रियलाइज करना है, तो इसीलिए आप इसे एनआरवी पे वैल्यू करेंगे और इसकी एनआरवी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से लेस भी हो जाएगी, कम भी हो जाएगी। मींस अगर आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपीज और 2 रुपए के ये बाय प्रोडक्ट बिक रहे हैं तो आप इसे बेचकर 2 रुपए रियलाइज करके आप ये बोलेंगे मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है जी? मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 98 रुपीज है। तो आप इसे इस तरह से यूज करते हैं। कहते हैं जी वैल्यूड एट एनआरवी, वैल्यूड एट एनआरवी एंड सच एनआरवी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेन प्रोडक्ट। जो आपका मेन प्रोडक्ट की आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ी उसमें से इसकी एनआरवी कम हो जाएगी। ये बच्चों हमारा एक चार्ट था पूरा जिसमें पूरे चैप्टर का हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी का पूरा टॉपिक कवर हो गया है। इसके अलावा हमारे पास टॉपिक सिर्फ कॉस्ट फॉर्मूलाज बचते हैं हमारे। इसमें कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाता हूँ। फिनिश गुड्स को किस बेसिस पे एलोकेट करते हैं और जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट को कैसे हम वैल्यू करते हैं, इसके एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाता हूँ।
एग्जाम्पल लिखिए जरा। एग्जाम्पल में फिक्स्ड ओवरहेड वाले एग्जाम्पल कवर करते हैं। मान लेते हैं कि हमारी जो नॉर्मल प्रोडक्शन है वो 1000 यूनिट्स है। एक्चुअल प्रोडक्शन हमारी हुई थी 800 यूनिट्स। क्लियर है जी? नॉर्मल प्रोडक्शन 1000 यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन 800 यूनिट। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड हुए हमारे 1 लाख रुपीस। तो कैसे एलोकेट करेंगे हम अपनी फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, कैसे निकालेंगे? ये कहता है जी दो बेसिस हैं आपकी। एक तो हम नॉर्मल प्रोडक्शन के बेसिस पे करेंगे, एक एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पे करेंगे। वैसे आप लोगों ने पढ़ा है ऊपर कि नॉर्मल के बेसिस पे करना है, बट मैं आपको दोनों बेसिस पे करके दिखा रहा हूं कि क्यों एक्चुअल पे नहीं करते, नॉर्मल पे ही करते हैं। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये कहता है जी अगर आपकी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी जी? अगर आप नॉर्मल प्रोडक्शन के बेसिस पे करते हैं तो 1 लाख रुपीस आपने इनकर्ड की थी। 1000 आपकी नॉर्मल प्रोडक्शन है, तो दैट मीन्स 10 रुपीस पर यूनिट आपकी कॉस्ट है। लेकिन कहता है अगर आप एक्चुअल के बेसिस पे करते हैं तो 1 लाख रुपीस आपने कॉस्ट इनकर्ड की और एक्चुअली 800 यूनिट प्रोड्यूस किए, तो आपकी 12.5 रुपीस पर यूनिट आपकी कॉस्ट आने वाली है। क्लियर है? सॉरी, ये 100 आएगी और ये 125। तो आपकी इस केस में 100 आने वाली है, इस केस में 120। एक्चुअली तो आपने 125 ही इनकर्ड की है पर यूनिट कॉस्ट। आपने बदले कॉस्ट इनकर्ड की 800 यूनिट बने, तो आपकी पर यूनिट एक्चुअल कॉस्ट तो 125 है। लेकिन हम बुक्स में 125 नहीं लेंगे, हम 100 ही लेंगे। ऐसा क्यों? बाकी हम वेस्टेज डालेंगे अपनी, इस केस में वेस्टेज डालेंगे। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि ये जो आपने अंडर प्रोडक्शन की आपकी नॉर्मल, एक नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब होती है कि नॉर्मल आप इतनी बना सकते हैं, आप इससे ज्यादा भी बना सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल का मतलब होता है एक एवरेज, नॉट मैक्सिमम। तो आपने नॉर्मल जो आपकी आउटपुट थी उसे भी अचीव नहीं किया, तो इसीलिए आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। लेकिन इसे अगर आप पर यूनिट कॉस्ट में चार्ज करेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के कारण जो आप इसे पर यूनिट कॉस्ट में चार्ज कर देंगे तो आपके कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इंक्रीज हो जाएगी, आपका सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा, आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आपने अंडर प्रोडक्शन की, आपने कैपेसिटी को यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं किया, तो ये आपका लॉस है। आप इसे नॉर्मल लॉस डालेंगे अपना P&L में, आप इसे क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस केस में आपकी ये आपका सही मेथड है, ये गलत है, इस बेसिस पे नहीं करेंगे। इस केस में आप जो अपनी कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स क्या होगी? 800 यूनिट आपने बनाए, 100 रुपीस के अकॉर्डिंग 80,000 आपकी कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स होगी। अगर फिक्स्ड ओवरहेड की हम बात करें, बाकी कॉस्ट को भी इग्नोर कर रहे हैं, आपका एबनॉर्मल लॉस होगा यहाँ कितना? 1 लाख आपने टोटल एक्सपेंस किया, 80,000 आपकी कॉस्ट है, 20,000 का आपका एबनॉर्मल लॉस होगा जिसे आप P&L में एक्सपेंस चार्ज करेंगे। ये चीज क्लियर बच्चे? एक आपने सेम टॉपिक कॉस्टिंग में किया होगा, क्योंकि ये कॉस्टिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे ही है ये पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, इसमें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। इसमें अगर नॉर्मल प्रोडक्शन आपकी 1000 होती या इन अबव एग्जांपल नंबर 1, एक्चुअल प्रोडक्शन आपकी 1250 यूनिट्स होती थी, तो आप क्या करते हैं? हम अब भी दोनों केसेस देखते हैं जी। नॉर्मल प्रोडक्शन बेसिस अगर आप एलोकेट करते या एक्चुअल प्रोडक्शन बेसिस एलोकेट करते, अगर आप नॉर्मल प्रोडक्शन बेसिस एलोकेट कर रहे हैं तो आपकी 1 लाख यूनिट की कॉस्ट है और नॉर्मल प्रोडक्शन आपकी 1000 यूनिट्स है, तो आप ₹100 पर यूनिट आपकी कॉस्ट आती है। एक्चुअल बेसिस पे देखते हैं तो 1 लाख यूनिट आपकी टोटल कॉस्ट इनकर्ड, 1 लाख रुपीस टोटल कॉस्ट इनकर्ड, 1250 यूनिट आपने बनाए, तो
80 रुपीज पर यूनिट आपकी कॉस्ट आती है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आपने कैपेसिटी नॉर्मल से ज्यादा, आपकी जो नॉर्मल कैपेसिटी उससे ज्यादा प्रोडक्शन की, दैट मींस आपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया आपने, तो उसके कारण आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। इसका बेनिफिट आप मार्केट में लेंगे, कैसे लेंगे, अपना सेल प्राइस कम करके, आपकी फिनिश गुड्स की कॉस्ट कम हो जाएगी तो सेल प्राइस भी कम करेंगे, इसका बेनिफिट आप मार्केट में लेंगे। आप इसे अब नॉर्मल प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, क्योंकि प्रूडेंस भी कहता है कि प्रॉफिट को रियलाइज होने तक बुक नहीं करना। तो आप सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, तो सेल के टाइम बुक होगा, अभी नहीं करना है। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला मेथड नहीं चलेगा, ये वाला मेथड चलेगा। मींस जो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी, एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है तो उसके बेसिस पे एलोकेट करेंगे, नॉर्मल ज्यादा है तो उसके बेसिस पे एलोकेट करेंगे। ये बच्चों हमारे दो एग्जांपल थे फिनिश गुड्स के ओवरहेड के लिए। इसके बाद हम एक तीसरा एग्जांपल अपना कवर कर रहे हैं, जो हमारा जॉइंट और बाय प्रोडक्ट का है। एग्जांपल नंबर 3 मैं आप लोगों को जॉइंट और बाय प्रोडक्ट का करवा रहा हूं। ये आप देखिए जरा, इस केस में हम लेते हैं जी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1000 रुपीज हमने, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1000 रुपीज हमने जी। हमारे पास दो मेन प्रोडक्ट है जी, मेन प्रोडक्ट 1 एंड मेन प्रोडक्ट 2। ये हमारे दो मेन प्रोडक्ट हैं। मेन प्रोडक्ट 1 में हमने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, मेन प्रोडक्ट 2 के हमने 80 यूनिट प्रोड्यूस किए। ये दो मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट 1 और 2। 1 के हमने 100 यूनिट प्रोड्यूस किए और मेन प्रोडक्ट 2 के हमने 80 यूनिट प्रोड्यूस किए। इसके अलावा हमारा एक जॉइंट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो चुका है, तो हम यहां लेकर चलते हैं जी, सॉरी बाय प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो चुका है। बाय प्रोडक्ट के हमने प्रोड्यूस किए जी 10 यूनिट्स ले लेते हैं, बाय प्रोडक्ट के 10 यूनिट्स हम अपने पास ले लेते हैं, या फिर 20 यूनिट्स ले लेते हैं। चलो बाय प्रोडक्ट के 20 यूनिट्स हम अपने पास यहाँ पर ले लेते हैं। अब हम देखते हैं जी एनआरवी, मेन प्रोडक्ट 1 के लिए एनआरवी बाय प्रोडक्ट की चीज हमें एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट है जी हमारे पास 3 रुपीज पर यूनिट। एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट है 3 रुपीज पर यूनिट। सेलिंग प्राइस या फिर एनआरवी भी ले सकते हैं, मेन प्रोडक्ट 1 का एनआरवी और मेन प्रोडक्ट 2 का एनआरवी है, सेलिंग प्राइस भी हम ले सकते हैं। ये हमारे पास मान लेते हैं जी 6 रुपीज पर यूनिट और 10 रुपीज पर यूनिट। ये हमारा क्वेश्चन है जी। हमने 1000 रुपीज टोटल कॉस्ट इनकर्ड की, जिसमें 3 हमारे प्रोडक्ट बने, मेन प्रोडक्ट 1 और 2 जो हमारी बनाने की इंटेंशन थी, जो हमारे जॉइंट प्रोडक्ट हैं, 1 के 100 यूनिट, 2 के 80 यूनिट और बाय प्रोडक्ट बन गए 20 यूनिट जी। एनआरवी है बाय प्रोडक्ट की 3 रुपए पर यूनिट, नॉर्मली एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है एनआरवी हमारी मेन प्रोडक्ट 1 की है 6 रुपीज पर यूनिट और 2 की है 10 रुपीज पर यूनिट। अब इस केस में नॉर्मली हमें सबसे पहले तो क्या देखना है जी, एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट। 20 यूनिट बनाए, 3 रुपए बिकेंगे तो 60 रुपए टोटल एनआरवी है। तो हमारी नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, हमने बात की थी कि बाय प्रोडक्ट की एनआरवी निकालकर मेन जो प्रोडक्ट की हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी उसमें से कम कर देंगे। तो 1000 रुपीज हमने इनकर्ड किए, 60 इसमें से लेस कर दिए, 940 हमारी नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। ये हमारी नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई 940। हमारी सेल्स वैल्यू कितनी है, हमने बोला था सेल्स वैल्यू के बेसिस पे इसे एलोकेट कर देना है कि मेन प्रोडक्ट 1 की कितनी कॉस्ट है और सेकंड की कितनी कॉस्ट है। तो हमारी सेल्स वैल्यू है कि मेन प्रोडक्ट 1 की 100 यूनिट बनाए, 6 रुपए सेलिंग प्राइस है तो 600 रुपए, एंड मेन प्रोडक्ट 2 की 80 यूनिट बनाए 10 रुपीज है तो 800 रुपीज। ये टोटल हमारी सेलिंग प्राइस होगी दोनों की, जिसका टोटल होगा जी 1400। इसी रेशो में हम इसे बांट देंगे अपनी कॉस्ट को।
तो हमारी यहाँ कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट 1 कितनी आएगी जी, 940 टोटल कॉस्ट है, और रेशो क्या बनती है इसकी 600 डिवाइड बाय 1400, ये हमारी रेशो बनेगी। इसको आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो ये 403 रुपए आएगा। और मेन प्रोडक्ट 2 की हमारी कॉस्ट क्या बनेगी, उसमें भी 940 को एलोकेट करेंगे 800 डिवाइड बाय 1400, तो ये हमारे पास आएगा 537 रुपीज, 537 रुपये। ये हमारी टोटल कॉस्ट आएगी मेन प्रोडक्ट 1 और 2 की। हमने टोटल कॉस्ट को सबसे पहले तो देखना है कोई बाय प्रोडक्ट है तो उसकी एनआरपी उसमें से लेस कर दें, हमारी नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी दोनों प्रोडक्ट्स की। अब वो नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम जो दोनों प्रोडक्ट्स की टोटल सेल वैल्यू है उसके रेशो में बांट देंगे, तो हमारे पास दोनों की सेपरेट क्या आ जाएगी जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास दोनों की सेपरेट आ जाएगी। ये हमारा टॉपिक बच्चों यहाँ पर ये खत्म हो गया है। इसके अलावा हमारा एक छोटा सा टॉपिक इसमें बचता है। एक तो हमने बात की हमारा कॉस्ट फॉर्मूलाज का टॉपिक यहाँ पर है जो आपके स्टडी मैट में है, और एक आपके पास इसमें वेस्टेज का टॉपिक बचता है जिसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल वेस्टेज है। तो ये दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, जो हमारी AS2 की नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कवर करेंगे। उसी में मैं आप लोगों को ये दोनों टॉपिक्स भी करवाऊंगा और कुछ आगे इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी कवर होंगे और ट्राई होंगे जो मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उसके सॉल्यूशंस भी कुछ नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हमारा AS2 खत्म हो जाएगा।